Okay, hello student. In this video, we are going to discuss about the emission of heat radiation. बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय इमिसिव पावर. व्हाट इज मीन बाय इमिसिव पावर. ओके, एंड सेकंड चीज व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. ओके, तो इन दो चीजों को हमको समझना है. ठीक है, दोनों की दोनों डेफिनेशन, उनके स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ये हमको समझना है. ठीक है, लेकिन इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक थ्योरी के बारे में. दैट इज व्हाट थ्योरी कंसर्न विद हीट एक्सचेंज. 1792 में प्रीवोस्ट नाम का एक बंदा था जिन्होंने थ्योरी दी थी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट. ये जस्ट तुम नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हो. प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. सो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ने क्या बताया था हम लोग. ठीक है, प्रीवोस्ट थ्योरी ने हमको बताया था कि भाई ऑल बॉडीज इमिटेड हीट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर अबव 0 केल्विन. मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएशन को इमिट करता है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है. समझ रहे क्या? इरिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग क्या है, कोई मैटर नहीं करता. कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है तो वो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएशन को इमिट करता है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है. 0 केल्विन मतलब कि डिग्री के फॉर्म में, तुम डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में बता सकते हो. दैट इज व्हाट -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर वाला अगर होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट. क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास, मतलब इस थ्योरी के आने से पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट मतलब एक में के कांटेक्ट में हैं तो हीट एक्सचेंज तो उनमें होता था. मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर काफी कम है, मतलब हम मानेंगे कोल्ड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसके कांटेक्ट में हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है. तो इन दो ऑब्जेक्ट में हीट का एक्सचेंज तो होगा. ठीक है, लेकिन हम ऐसा मानते थे कि भाई ये जो हीट लॉस करता है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन होता है, वो कोल्ड रेडिएशन होता है ये जो इमिट करता है. इसलिए क्या होता है कि ये जो कोल्ड रेडिएशन इमिट करेगा इस बॉडी में देगा, इसकी वजह से इस हार्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है. और जब ये दोनों कांटेक्ट में है तो हॉट बॉडी के टेम्परेचर की वजह से कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो रेडिएशन देता है ये हॉट रेडिएशन होते हैं. ऐसा हम मानते थे. लेकिन आफ्टर प्रीवोस्ट थ्योरी ने हमारी आंखें खोल दी. प्रीवोस्ट थ्योरी ने हमको बताया कि सारी बॉडी जो होती है, सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हीट रेडिएशन को इमिट करेगी. अगर मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये है हमारे पास, वही दो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट, एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट अगर एक में के कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हीट रेडिएशन को इमिट करेंगे. मतलब कि ये कोल्ड वाला ऑब्जेक्ट भी हीट रेडिएशन को इमिट करेगा, यानी हॉट वाला ऑब्जेक्ट भी हीट रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा. लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कोल्ड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है बाद में, एंड जो हॉट वाला ऑब्जेक्ट होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है. जैसे हम बात करेंगे कि अगर फ्रिज में से बहुत ही ठंडी बॉटल हम बाहर निकाले तो कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस वाटर का गर्म हो जाता है वो पानी. एंड सिमिलरली अगर चाय का कोई कप है जिसमें बहुत हॉट टी रखी हुई है, कुछ देर बाद में वो चाय का कप यानी कि चाय की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है. तो चाय ने सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज की. इधर बॉटल के अंदर जो वाटर था उसने भी सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज की. लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब बॉटल भी हीट इमिट करती है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो -270 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही था और चाय का भी ऑब्वियसली था ही. तो दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो दोनों ने तो हीट रेडिएशन इमिट करनी चाहिए थे. इमिट कर इस थ्योरी ने बोला इमिट कर रहे तो उस वो बॉटल तो और ठंडी होनी चाहिए थी. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो अगर हीट रेडिएशन इमिट करेगी दोनों बॉटल और तो चाहे तो दोनों का टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए था. बॉटल का टेम्परेचर बढ़ने के अलावा क्या होना चाहिए था, और भी कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसमें एक चीज मैटर करती थी, उस देर में बताई थी. इसमें एक चीज मैटर करती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ, हम कहेंगे इमिशन.
रेट ऑफ इमिशन। अब ये रेट ऑफ इमिशन क्या होता है? रेट ऑफ इमिशन मतलब जो भी बॉडी हीट को लॉस कर रही है, रेडिएट कर रही है, लेट से वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट फेंक रही है, लेकिन हर एक पर मतलब सेकंड में या मिनट में या आवर में, मतलब पर मिनट टाइम वो कितना रेडिएट कर रही है, ये दोनों में फर्क होता है। मतलब देखो, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है ये हीट को रेडिएट कर रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इमिशन है ये कम है एज कंपेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब हर एक सेकंड में कोल्ड बॉडी जितनी हीट को दे रही है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। समझ रहे हो? ऑन द कॉन्ट्री, अगर चाय का कप है हमारे पास, वो सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन पर सेकंड उस चाय में से जितनी हीट बाहर फेंकी जा रही है, यानी उसका जो रेट ऑफ इमिशन है, रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसलिए चाय का टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। ये बिल्कुल कुछ उस तरीके से तुम कंपेयर कर सकते हो कि अगर जिसको हम बोलेंगे कि आमदनी मतलब ज्यादा है और खर्चा कम है, तो ऑटोमेटिकली पैसे तुम्हारे पास, तो तुम्हारी अमीरी बढ़ती जाएगी, तुम अमीर बनते जाओगे। लेकिन अगर आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है तो तुम गरीब बनते जाओगे। बिल्कुल कुछ कहानी यहां पर ऐसी है कि कोल्ड बॉडी क्या करती है, हीट को रेडिएट तो करती है, हीट को इमिट तो करती है, लेकिन उसका रेट ऑफ इमिशन ये डिग्री माइनस से कम होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। एंड सिमिलरली जो बॉडी, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो बॉडी क्या करती है, जो रेट ऑफ इमिशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। तो चाहे पर सेकंड ज्यादा हीट बाहर फेंकती है उस के कंपेरिजन में जितनी वो पर सेकंड एब्जॉर्ब कर रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? ओके। और बिल्कुल हम ऐसा कह नहीं सकते कि मान लो कोई बॉडी है जो अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मैच कर रहा है, तो क्या वो बॉडी हीट एक्सचेंज कर रही नहीं कर रही है एटमॉस्फेयर के साथ में या सराउंडिंग के साथ में? कर रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इमिशन है, दैट रेट ऑफ इमिशन इज व्हाट, कॉमन सेंस है, इक्वल होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के। मतलब जितना वो खर्चा कर रही है उतना कमा रही है, तो वो कांस्टेंट है उसके टेम्परेचर। समझ रहे हो? और कोई भी बॉडी का टेम्परेचर क्यों राइज होता है ये तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती जा रही है तो उस ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी की वजह से उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। समझ रहे? जितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी का या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो तुम कहानी? तो दिस इज व्हाट, ये बताया हमको किसने? प्रीवोस्ट थ्योरी ने। प्रीवोस्ट थ्योरी हमको बताती है ऑल बॉडीज में, आप तो लिखना चाहता हो या तुम सुन सकते हो, वैसे ही तुम तुम्हारे नॉलेज के ध्यान में रख सकते हो। प्रीवोस्ट थ्योरी कहती है कि ऑल द बॉडीज इमिट हीट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर अबव द 0 केल्विन irrespective of its surrounding. This theory is called as Prevost theory of heat exchange. ठीक है? तो मुद्दा ये है कि ये जो रेट ऑफ इमिशन है, इस रेट ऑफ इमिशन को हम आगे दौड़ाते हुए पढ़ेंगे अभी, ठीक है? और हम इंट्रोड्यूस करने वाले अभी एक कंसेप्ट को, दैट इज कॉल्ड एज एमिसिव पावर। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि कोई बॉडी हीट को इमिट करती है, उस किसी बॉडी का रेट ऑफ इमिशन होता है, यानी कि जो बॉडी हीट को इमिट कर रही है पर सेकंड कितना कर रही है वो उसका रेट ऑफ इमिशन होगा, ठीक है? लेकिन उसकी इमिसिव पावर क्या होती है? तो ये जो उसका एनर्जी को बाहर फेंकने का मतलब, मान लो कोई बॉडी क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर फेंक रही है, उस बॉडी ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट को रेडिएट किया, ठीक है? तो वो कितना होगा क्यू, क्योंकि क्वांटिटी कितनी होगी, दैट क्वांटिटी इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज दैट, सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉडी एंड टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि कितने टाइम तक वो, कितना टाइम उसको मिला है रेडिएट होने के लिए, है ना? टाइम भी करना कंसीडर करना पड़ेगा आपको रेडिएशन का। जितना भी देर तक, ज्यादा देर तक रेडिएट करेगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट लॉस होगा उसमें से। समझ रहे? तो जो हीट बॉडी के बाहर गिरी है उसका सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यूरेशन इससे प्रोपोर्शनल होता है वो क्यों, कितनी बॉडी बाहर फेंकी, राइट? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग को मिलेगा Q इज इक्वल टू, कुछ तो भी कांस्टेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रेट से E इनटू क्या होगा 80, सो दैट Q इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, दिस E इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो E इज इक्वल्स टू मिल जाएगा Q अपॉन 80। आई होप कि तुम देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर, ठीक है? तो ये जो E है बच्चों, दिस E इज कॉल्ड एज व्हाट, इमिसिव पावर। इस E को क्या कहते हैं हम लोग, इमिसिव पावर, ठीक है? इमिसिव पावर देखो Q अपॉन T इज व्हाट, बेसिकली रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन मतलब पर सेकंड वो कितने हीट को लॉस कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ में एक और टर्म जुड़ गई, दैट इज व्हाट, पर यूनिट एरिया। मतलब कोई बॉडी का सरफेस एरिया तो काफी ज्यादा हो सकता है ना?
अगर सेम मटेरियल की, क्योंकि जो उसकी इमिसिव पावर है बॉडी की उसके नेचर पर भी निर्भर करती है। नेचर यानी कि बॉडी का सरफेस कैसा है, बॉडी किस मटेरियल से बनी हुई है ना। तो अगर हमारे पास आयरन का छोटा टुकड़ा है और आयरन का बहुत ही बड़ा तगड़ा टुकड़ा है तो इमिसिव पावर तो बड़े वाले की ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे आयरन की इमिसिव पावर को। इतना ही नहीं, खाली मटेरियल ही नहीं, किस टेम्परेचर पे वो इमिट कर रही है, मतलब जिस इंस्टेंट पे वो रेडिएशन कर रही है वो टेम्परेचर भी मैटर करता है। टेम्परेचर वेरी होगा तो उस पर्टिकुलर सेम मटेरियल की इमिसिव पावर भी वेरी होगी। मतलब एक लो टेम्परेचर पे इमिसिव पावर लो होती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इमिसिव पावर बढ़ती है। इस चीज को भी हम पढ़ेंगे आगे, और एक दो लॉज या थ्योरम्स है जो हमको पढ़ने हैं इस चीज के अंदर। मुद्दा यह है कि जो रेट ऑफ इमिशन है पर यूनिट एरिया, मतलब बॉडी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसके एक यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितनी हीट लॉस की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। समझ रहे क्या? हम कैसे डिफाइन करेंगे इमिसिव पावर ऑफ बॉडी को? Q को डिफाइन करो। Q इज व्हाट? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड और अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी एट दैट टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी हीट को इमिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी एट दैट टेम्परेचर। राइट? तो डेफिनेशन को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, हम लिखेंगे डेफिनेशन को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिल जाएगी तुम लोगों को, वहां से तुम नोट डाउन कर सकते हो, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कभी कभार क्या होता है कि नोट्स लेट हो जाती है लेकिन मैं बाद में अपडेट कर देता हूं उसको। ठीक है, इमिसिव पावर किस तरीके से डिफाइन करेंगे इमिसिव पावर को, अब तुम खुद भी लिख सकते हो। व्हाट इज Q? Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। हम लिख रहे हैं डेफिनेशन, इमिसिव पावर। राइट, यह इमिसिव पावर E। चलो बताओ, इट इज डिफाइंड एज द amount of heat, the amount of heat, I hope देख पा रहे हो तुम लोग, amount of heat emitted by body, amount of heat emitted by body per unit area and per unit time, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय बॉडी एट गिवन टेम्परेचर, ऐसा भी कह सकते हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट दैट रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। तो यहां से हमको ये बात समझ में आई दैट Q इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन AT। मतलब कि टाइम ड्यूरेशन एरिया, मतलब रेट ऑफ इमिशन, साथ ही साथ में उसका सरफेस एरिया, इन चीजों पे तो निर्भर होती है उसकी इमिसिव पावर, लेकिन उसका उस बॉडी का नेचर क्या है, नेचर यानी कि उसका मटेरियल, किस मटेरियल से वो बनी हुई है एंड किस टेम्परेचर पे, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस बॉडी का, उस पर भी उस बॉडी की इमिसिव पावर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम ड्यूरेशन एंड इट कंबाइनली इट इज कॉल्ड एज डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इमिशन, it depends upon nature of the body, it depends upon absolute temperature of the body, क्या? बॉडी की इमिसिव पावर। ठीक है, यहां से उसका असाइनमेंट तुम लोगों को मिल सकता है। असाइनमेंट क्या बनाओगे, आई होप कि तुम देख पा रहे हो। ठीक है, असाइनमेंट कैसे बनेगा, तो ये Q है, Q यानी कि एनर्जी, तो यहाँ पे आएगा जूल। ठीक है, एरिया के लिए पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और या फिर जूल पर सेकंड को तुम क्या लिख सकते हो, वाट भी लिख सकते हो, तो कंबाइनली इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो यूनिट डायमेंशन क्या बना सकते हो तुम इसके, तो डायमेंशन इसके लिए आएगा, निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये आएगा यम, देखो एनर्जी के लिए क्या आता है, m1 L2 T-2, एनर्जी के लिए डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर के लिए आएगा L2 एंड सेकंड के लिए आएगा T1। ठीक है, तो L2 तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, T1 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूं इसके, m1 L0 T-3, ये रहेगा डायमेंशन किसके लिए बच्चों, इमिसिव पावर के लिए। आई होप कि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो या समझ रहे हो कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इमिसिव पावर। ठीक है, अगर हम बात करें इमिसिव पावर
ऑफ ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो सफिक्स में हम बी लगाएंगे, दैट इज व्हाट ईबी। ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए फार्मूला बना हम लोगों ने, किसी कोई भी बॉडी अगर हमारे पास है, ईबी अगर हमने लगा दिया, दिस इज व्हाट इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ई सफिक्स बी मेरे को देखा था कि भाई कोई ब्लैक बॉडी है जो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हीट रेडिएट कर रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबल फॉर द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमको कौन सी अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। आई होप कि कैमरा चल रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ओके गुड। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है बताओ जरा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। यह बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल ई से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। तो नेक्स्ट टर्म हाउ टू अंडरस्टैंड इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, and this coefficient of emission is denoted by small e। अब ये coefficient of emission क्या है, ये coefficient of emission हम क्या करते हैं, जो इमिसिव पावर होती है किसी भी बॉडी, किसी ऑर्डिनरी बॉडी की, उस इमिसिव पावर को हम लोग सीधा सीधा कंपेयर करते हैं इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। अब क्वाइट ऑब्वियस है कि जो ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करती है ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है, उसका एब्जॉर्प्शन का रेट या फिर इमिशन का रेट ज्यादा होता है किसका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑर्डिनरी बॉडी से जो व्हाट कैन से राइट इमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की वो ज्यादा होती है, तो उस ब्लैक बॉडी के साथ में ऑर्डिनरी बॉडी की जो इमिसिव पावर है कंपेयर करेंगे। आई होप समझ रहे हो, ठीक है। सो हमारे पास दोस्त ये है E इज व्हाट इमिसिव पावर ऑफ, लेट्स से इमिसिव पावर ऑफ हाँ ऑर्डिनरी बॉडी, राइट, ऑर्डिनरी बॉडी, एंड EB इज व्हाट बच्चों, EB इज इमिसिव पावर ऑफ perfectly black body, राइट। सो अगर हम लोग क्या करें, ऑर्डिनरी बॉडी की जो इमिसिव पावर है उसका रेशियो ले ले किसके साथ में, दैट इज व्हाट इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी की, तो इनके रेशियो को हम डिनोट करते हैं एक नए सिंबल से, दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या, लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, राइट, ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ perfectly black body, ठीक है। तो दो बॉडी की इमिसिव पावर करें, ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी की रेशियो लेंगे तो हमको जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मिलेगा, ठीक है। अब सेम अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो इमिसिव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है ब्लैक बॉडी के लिए निकालना है, तो यहाँ पे हम ब्लैक बॉडी की ही इमिसिव पावर किसके साथ कंपेयर करेंगे, ब्लैक बॉडी के साथ में। सो फॉर हम कह सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, P परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये जो फार्मूला है क्या बनेगा, दैट E इज इक्वल्स टू EB अपॉन EB, राइट, क्योंकि हम ब्लैक बॉडी के साथ में कंपेयर करेंगे ब्लैक बॉडी को, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो हम लोग, मैंने कहा तुम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होता है ब्लैक बॉडी के लिए कितना होता है, 1 होता है, दैट मींस इट इज व्हाट गुड इमिटर होती है ये, E इज इक्वल्स टू आएगा 1, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की जो वैल्यू होती है वो ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती है 1, ओके। एंड जो ऑर्डिनरी बॉडी होती है, जो ऑर्डिनरी बॉडी होती है, उस ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन होगा वो कैसा होगा, लेस देन 1। कैसा होगा वो, लेस देन 1, क्योंकि जो इमिसिव पावर होती है ऑर्डिनरी बॉडी की वो कम होती है किससे बेटा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। अगर E कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ये E की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब स्मॉल e की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1। समझ रहे हो तुम लोग। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी और अगेंस्ट द ब्लैक बॉडी एंड व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ठीक है। आई होप कि दोनों की दोनों टर्म तुम लोग को अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में, तब तक के लिए थैंक यू।